बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाय ट्राइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन फॉर वन ऑफ द स्टूडेंट्स। दिस क्वेश्चन वाज प्रेजेंटेड टू मी बाय Fazan Ashraf. He's from the Crescent Model School. Okay, this here is the question. It's a pretty popular question. आपको पास पेपर की बुकलेट के अंदर बड़ी जल्दी से ये क्वेश्चन मिल जाएगा बिकॉज ये इतना पुराना क्वेश्चन नहीं है। मई जून 2021 का क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट ऐसा है जी, ये वाला फोर्स पर यूनिट मास निकालने के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये अक्सर लोगों को प्रॉब्लम करता है। मैं इस बात को जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, इसके पिछले पार्ट्स में एक प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमसे निकलवा ली, वो है 3.73, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हमसे निकलवा ली है, वो है 0.017। अब आपसे कह रहे हैं फोर्स पर यूनिट मास निकाल के दिखानी है, फोर्स पर यूनिट मास। सवाल बड़ा अजीब सा है, लेकिन मैं इस बात को जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा एक्सटेंसिव हो जाएगा, है ये सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन, लेकिन हाँ अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है, इसलिए मैं इस बात को जरा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा, ये लेट्स से मेरे पास एक प्लैनेट की सरफेस है और इस प्लैनेट के ऊपर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इस प्लैनेट के ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस है ना, जरा मैं वो इंडिकेट करता हूँ। एक तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि प्लैनेट इसके ऊपर लगा रहा है, जिसको हम वेट भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स W इक्वल्स टू mg। और दूसरी फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है वो है नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स, इसको हम सिर्फ F कह देते हैं। ओके, राइट। अब चूंकि ये प्लैनेट घूम रहा है, तो इसके मतलब है कि इसके ऊपर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है ना, ये भी घूम रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी टुवर्ड्स द सेंटर। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड ऑफ बाय एक्सप्लेनिंग कि एक ऑब्जेक्ट जब किसी प्लैनेट के ऊपर पड़ा हुआ होता है तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ड्यू टू द मास ऑफ द प्लैनेट, एक नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स होती है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। तो जी W प्लस माइनस एफ, यहाँ पर एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स है, डब्ल्यू वेट है, और ये जो एफ है ना, ये नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ लग रही है। नेगेटिव मैंने इसलिए लिया क्योंकि जिस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स है उस तरफ वाली फोर्स को मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया है। ओके, नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, वेट होता है एम जी। ठीक हो गया। अब इसमें ये जो मेरे पास माइनस एफ है ना, ये एफ क्या चीज थी, ये नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स थी। हमसे कहा जा रहा है फोर्स पर यूनिट मास निकाल के दिखाएं। अगर मैं दोनों साइडों को m से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास ये m और ये m कैंसिल आउट हो जाता है। v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इक्वल्स टू यहां से ये m इसके नीचे भी और इसके नीचे भी मौजूद है, यानी ये m g ओवर m माइनस f ओवर m। ये वाला m इस वाले m से कैंसिल आउट होता है, तो पीछे हमारे पास बचता है a इक्वल्स टू g माइनस f ओवर m। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि फोर्स पर यूनिट मास ही आपसे निकालने को कहा जा रहा है। ये F ओवर M आप वहां जाकर, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, वहां जाकर आप ऐड कर दें। A यहाँ पर पॉजिटिव है, वो यहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट कर दें। A वाज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, F ओवर M यहाँ नेगेटिव है, वहां जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। G ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ये AC है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। G की जगह पर अभी आपने ऊपर आंसर निकाला हुआ है 3.73, यह है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने निकाली है 0.017, 0.017। आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है, और वो आंसर क्या आता है ये आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। Okay, so I'm glad the question is clear to for everybody. It was a slightly tricky concept, but it was only for 1 mark, and hopefully after listening to this explanation a couple of times, आपको वो बात भी समझ आ जाएगी। पहली दफा में अक्सर नहीं आती, तो don't worry, you have the recording, you can watch it again. आज हम बात करते हैं combinations of capacitors, combinations of capacitor। आज का लेसन थोड़ा सा आसान रखेंगे क्योंकि जाहिर है, हमें पता है हम पब्लिक हॉलीडे वाले दिन बैठ के पढ़ रहे हैं, इतनी अटेंशन भी नहीं है सबकी, लेकिन क्या करें जी, कायदे आजम क्या कहते हैं, काम काम सिर्फ काम, तो हम काम करते हैं आज। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग तो खैर नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर से। हमें पता है सर्किट्स दो तरह के होते हैं जी, एक होता है सीरीज सर्किट और दूसरा होता है पैरेलल सर्किट। आपको याद पड़ता है कि जब रेजिस्टर्स को हम एंड टू एंड अटैच कर देते हैं तो ये बन जाते हैं सीरीज सर्किट, और जब रेजिस्टर्स को साइड बाय साइड अटैच करते हैं जी कुछ इस तरीके से, तो ये बन जाता है पैरेलल सर्किट। बिल्कुल इसी तरीके से सीरीज सर्किट भी, जब कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट दूसरे कैपेसिटर की राइट वाली प्लेट के साथ अटैच हो जाए तो वो एक सीरीज सर्किट कहलाता है। और पैरेलल के केस में भी जब कैपेसिटर साइड बाय साइड अटैच्ड हो तो इनको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसा कि हम रेजिस्टर्स के लिए ऑलरेडी सीख चुके हैं, जब R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर सीरीज में अटैच होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस होती है R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने इस फॉर्मूला की डेरिवेशन भी देखी थी। और पैरेलल के केस में R1 और R2 जब इनको पैरेलल अटैच करते हैं तो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल एड अप होते हैं, एंड दे आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूलाज दोनों हम डिराइव करके सीख चुके हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो एएस की चैप्टर नंबर 9 की वीडियो आप देख लीजिएगा। हम यहाँ पर फॉर्मूलाज डिराइव करने की कोशिश करेंगे फॉर टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स व्हिच आर एडेड इन सीरीज एंड पैरेलल। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कह देते हैं C1, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कह देते हैं C2। ओके,
इनकी जो कंबाइंड कैपेसिटेंस होगी उसको हम CT कहेंगे, टोटल कैपेसिटेंस। ओके, अब हमने याद रखना है कि जब ये सीरीज में होते हैं तो हमें पता है कि वोल्टेजेस एड अप होते हैं, इंडिविजुअल वोल्टेजेस। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2, और जो भी करंट यहां से फ्लो होता हुआ आएगा उस करंट की वजह से जो चार्ज पहले कैपेसिटर पर डिपॉजिट होगा वही चार्ज साथ वाले कैपेसिटर पर भी डेवलप होगा। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जी सर, ऐसा क्यों? अब देखें, जब करंट फ्लो होता है, जो चार्ज इस प्लेट पर है, लेफ्ट वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट पर जो चार्ज है यानी इस प्लेट पर, इसके ऑपोजिट साइड पर भी यानी इसकी राइट वाली प्लेट पर भी उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब ये नेगेटिव चार्ज डेवलप कहां से हुआ है? ये नेगेटिव चार्ज असल में अगले कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट से अट्रैक्ट होकर इस वाली प्लेट पे डेवलप हुआ। मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव्स हैं जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ये कैसे डेवलप हुए? इनके पास नेगेटिव्स थे, वो नेगेटिव्स फ्लो करके लेफ्ट वाले कैपेसिटर की राइट वाली प्लेट पर डेवलप हुए। तो जाहिर सी बात है कि अगर C1 वाले कैपेसिटर के ऊपर 1 2 3 4 पॉजिटिव्स लेट से डेवलप हुए, तो ये 4 पॉजिटिव यहां से 4 नेगेटिव्स को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो इंपॉर्टेंट बात ये बनी कि Vt इक्वल्स टू V1 प्लस V2, जबकि Qt इक्वल्स टू Q1 इक्वल्स टू Q2। दोनों पर एक जितना ही चार्ज डेवलप हो रहा है, Q1 और Q2। जैसा कि सीरीज में करंट होता है ना, करंट इन द फर्स्ट रेजिस्टर इक्वल टू करंट इन द सेकंड रेजिस्टर इक्वल टू द टोटल करंट जो पीछे से आ रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर चार्जेस भी कंजर्व रहते हैं। ओके, अब ये वाली इक्वेशन यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। Vt आपको याद पड़ता है C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई V। इस इक्वेशन से V इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C हो जाएगा। तो Vt की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं Qt डिवाइडेड बाई Ct इक्वल्स टू, अब यहां पर ये V1 मौजूद था क्योंकि मैं यही इक्वेशन दोबारा रिप्रोड्यूस कर रहा हूं ना, तो V1 की जगह पर आ जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस V2 की जगह पर क्या आएगा? Q2 डिवाइडेड बाई C2। अब यहां से हम ये रियलाइज करेंगे कि ये Q1 और Q2 की वैल्यू एक जितनी है, यानी कि दोनों कैपेसिटर पर सीरीज में चाहे दो कैपेसिटर हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, चार्ज एक जितना ही डेवलप होता है। सो this Q2 and this Q1 both of them are equals to Qt, a variable। हम कॉमन लेके बाहर लिखते हैं जी Qt, और अंदर रह जाएगा 1 over C1 प्लस 1 over C2। लेफ्ट साइड पे है Qt डिवाइडेड बाय Ct। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप है, ये Qt दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। सीरीज सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस आ जाती है 1 over Ct इक्वल्स टू 1 over C1 प्लस 1 over C2। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर दफा ये डेरिवेशन नहीं आती, लेकिन हर दफा ये फैक्ट जरूर आता है कि आपको ये इक्वेशन मेमोराइज करनी है, प्रूव भी करनी आनी चाहिए और इक्वेशन को मेमोराइज भी करें कि सीरीज में कैपेसिटर की टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वो है जो रेजिस्टर्स के केस में पैरेलल वाला फॉर्मूला है। याद है ना, पैरेलल के केस में आर टी का रेसिप्रोकल R1 के रेसिप्रोकल और R2 के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। जो फॉर्मूला रेजिस्टर्स के लिए पैरेलल में अप्लाई होता है, कैपेसिटर्स के लिए वो सीरीज में अप्लाई होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाया है। Qt being the total charge deposited on one plate, Q1 is the charge on first capacitor, Q2 is the charge on second capacitor, Qt is actually the total charge that was flowing। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, जरा यहाँ एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा स्टेप आपको नहीं पता। ओके, सो दैट इज गुड, दैट इज गुड। अब पैरेलल की तरफ आते हैं जी जरा। पैरेलल के केस में भी वही वाले रूल्स हैं। हमें पता है अगर ये पहला कैपेसिटर है C1, ये है C2, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ फर्स्ट एंड वोल्टेज ऑफ द सेकंड। अच्छा, एक थोड़ी सी अननेसेसरी सी बात करने लगा हूं, जरा भूल जाइएगा, 2 मिनट के लिए सुने फिर इस बात को भूल जाए। लेट्स से यहाँ से जो भी करंट आ रहा है IT, ये स्प्लिट होता है I1 और ये स्प्लिट होता है I2, यानी दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है। IT इक्वल्स टू I1 प्लस I2। IT is equal to the total charge divided by time, I1 is equal to charge flowing through the first branch divided by time, and I2 is equal to the charge flowing through the second divided by time। So टाइम का इंटरवल तो तीनों के लिए जितना है ना, तो टाइम दोनों साइड से सब सिंप्लीफाई हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो पीछे आपके पास बचती है इक्वेशन Qt इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। आप देखें सीरीज के लिए चार्जेस बराबर थे, पैरेलल के लिए चार्जेस एड अप होते हैं तो टोटल चार्ज के बराबर होगा, यानी इसका मतलब है यहाँ से जितना भी चार्ज फ्लो होता हुआ आ रहा है, इट हैज टू स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। ये बड़ी एक अननेसेसरी सी बात थी, यूजुअली बुक्स में भी आपको ये डायरेक्टली एज इट इज लिखा हुआ ही नजर आएगा, एंड टीचर्स विल आल्सो जस्ट राइट डाउन दीस टू एंड आस्क यू टू मेमोराइज देम। मैंने आपको थोड़ा सा अननेसेसरी मैथमेटिकल स्टेप्स करके दिखा दिए, अगर आपको समझ आ गई वेल एंड गुड, नहीं आई तो कोई मसला नहीं। ठीक है जी, ओके, लेट्स राइट देम डाउन एज टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल सर्किट। अब हम आगे चलते हैं।
ये याद रखें, वो इक्वेशन इस्तेमाल करनी है जिसमें चीजें ऐड हो रही हैं। जैसे यहाँ पर ये पहली इक्वेशन थी ना, इसको मैंने फिर स्प्लिट किया था, वोल्टेज की जगह QC सब्स्टिट्यूट, QSC सब्स्टिट्यूट किया था। अब यहाँ QT की जगह पर देखिएगा, इस ऊपर वाली इक्वेशन को ही देखें, C इक्वल्स टू Q/V, यहाँ से Q विल बी इक्वल टू C इंटू V। तो ये C इंटू V यहाँ से उठा के मैं QT की जगह पर डालूंगा, CT मल्टीप्लाइड बाई VT इक्वल्स टू Q1 की जगह आ जाएगा C1 मल्टीप्लाइड विद V1 प्लस Q2 की जगह आ जाएगा C2 मल्टीप्लाइड विद V2। ये तो जी हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब याद क्या करना है, ये V1, ये V2 और ये VT, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो मैं V1 और V2 की जगह पर VT सब्स्टिट्यूट करूंगा। ये CT अपनी जगह, ये VT अपनी जगह, ये C1 इंटू VT। VT क्यों? क्योंकि पैरेलल में एक का वोल्टेज दूसरे के बराबर है और दूसरे का वोल्टेज टोटल के बराबर है। इसी तरह C2 इंटू VT। ये वाला VT, ये वाला VT कॉमन लेके मैं बाहर लिख देता हूँ। आई विल यूज ब्राउन कलर टू इंडिकेट दैट। VT और अंदर है C1 प्लस C2 और लेफ्ट साइड पे है CT इंटू VT। अब हमें सिंपली ये करना है कि ये VT कैंसिल कर देना है। तो पैरेलल का फॉर्मूला आपके पास आएगा CT इक्वल्स टू C1 प्लस C2। अब पैरेलल कैपेसिटर्स का फॉर्मूला वही है जो कि सीरीज में रेजिस्टेंस का होता है, और सीरीज में कैपेसिटर्स का वही फॉर्मूला है जो पैरेलल में रेजिस्टेंस का होता है। ओके, ये बात जरा यहाँ समराइज कर देता हूँ, सीरीज एंड पैरेलल, और यहाँ पर है ये रेजिस्टर्स हैं और ये कैपेसिटर्स हैं। सीरीज में रेजिस्टर्स के लिए होता है RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस जितने चाहे मर्जी ऐड कर लें, और कैपेसिटर्स के लिए होता है 1/CT इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस जितने मर्जी ऐड कर लें। पैरेलल के लिए होता है 1/RT इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस जितने मर्जी ऐड कर लें, जबकि कैपेसिटर्स के लिए होता है CT इक्वल्स टू C1 प्लस C2 एंड सो ऑन। यानी बेसिकली उल्टा हो जाता है। ये डेरिवेशन जो यहाँ करके दिखाई हैं दोनों की, 3-3 नंबर के लिए ये हमारे लिए रेलेवेंट है, हमें करनी आनी चाहिए, लेकिन इतना कॉमनली नहीं आता जितना कॉमनली इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल आता है। जान लेते हैं एक ब्रेक, देखते हैं आपके ध्यान में कोई कंफ्यूजन है तो हमसे बात करें। ओके, सो होपफुली दोनों फॉर्मूलाज की डेरिवेशन तो मैंने यहाँ पर बता दी है। मैं इसका यूजेज कुछ एग्जांपल्स के साथ वो मैं आपको इसकी पास्ट पेपर क्वेश्चंस में जरूर बताऊंगा। हमने इलेक्ट्रिसिटी के भी क्वेश्चन करने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी क्वेश्चन करने हैं, और कैपेसिटर के चैप्टर के भी करेंगे, इकट्ठे करेंगे जरा 2-3 दिन लगा के। अच्छा जी, मेरे पास एक कैपेसिटर मैंने यहाँ पर बनाया है, और इस कैपेसिटर को मैं एक स्विच के जरिए एक बैटरी के साथ अटैच करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया ना, तो क्या होगा, इस कैपेसिटर पर आहिस्ता आहिस्ता चार्ज डेवलप होगा। आहिस्ता आहिस्ता चार्ज इसलिए डेवलप होगा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता से मुराद ये है कि इकट्ठा सारा नहीं डेवलप होगा। शुरू में जब कुछ चार्जेस डिपॉजिट होंगे, फिर थोड़े से और होंगे, फिर थोड़े से और होंगे, फिर थोड़े से और होंगे, एंड सो ऑन। तो शुरू में इसके ऊपर जब कोई चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, चार्ज की वैल्यू भी जीरो है। हमें पता है C इक्वल्स टू Q ओवर V से Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो Q और V चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। ऑलराइट, शुरू में वोल्टेज जीरो है, तब चार्ज भी जीरो है। एक सर्टेन टाइम के बाद जब चार्ज की वैल्यू Q हो जाती है, उस वक्त वोल्टेज की वैल्यू V हो जाएगी। मैंने कोई वेरिएबल असाइन कर दिए Q और V को। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, व्हेन Q was 0, V was 0। ऑलराइट, अब ग्राफ की दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक तो होता है उसका ग्रेडियंट और दूसरा होता है उसका एरिया अंडर द ग्राफ। ये जो मैं यहाँ रेड से शेड करके दिखा रहा हूँ, पहले जरा एनालाइज कर लेते हैं कि इसका जो ग्रेडियंट है ना, वो किस चीज के बराबर होगा। ठीक है, देख लेते हैं। ग्रेडियंट चेंज इन y ओवर चेंज इन x। y एक्सिस पे है v, x एक्सिस पे है q। ग्रेडियंट है v ओवर q के बराबर। अब इस ग्राफ की ये जो फॉर्मूला ने लिखा है, कैपेसिटेंस है q ओवर v के बराबर। अब अगर ये हमारे पास आ रहा है q v डिवाइडेड बाय q, तो इसका ये मतलब हुआ कि ग्रेडियंट बराबर है 1 ओवर द कैपेसिटेंस के। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर y एक्सिस पे वोल्ट्स हो, x एक्सिस पे चार्ज हो, तो ग्रेडियंट 1 ओवर द कैपेसिटेंस के बराबर होगा। अब मिर्जा ने ये हाईलाइट किया कि सर q जो है वो आप y एक्सिस पे रखें और v जो है वो आप x एक्सिस पे रखें। ये बात बिल्कुल टेक्निकली दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि चार्ज जो डिपॉजिट हो रहा था इसके ऊपर, दैट वाज बीइंग डिपॉजिटेड बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी सप्लाइड। सो जिस चीज को हम सप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दैट नीड्स टू गो ऑन द x एक्सिस। In such a case, when you draw a graph like this, now if you try and analyze the gradient, it must be change in y over change in x। y एक्सिस के ऊपर चार्ज मौजूद है, x एक्सिस के ऊपर वोल्टेज मौजूद है। अब हमें यहां से ये बात पता चली कि अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो तो फिर q ओवर v c के बराबर है, यानी इन सच सिचुएशन द ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू कैपेसिटेंस। अगर एक्सिस इन्वर्ट हो जाए, y एक्सिस पे वोल्ट्स आ जाए, x एक्सिस पे चार्ज आ जाए, तो फिर ग्रेडियंट 1 ओवर c के बराबर होगा, सिर्फ c के बराबर नहीं। और अगर एक्सिस में y एक्सिस पे q हो, x एक्सिस पे वोल्ट्स हो, फिर ग्रेडियंट कैपेसिटेंस के बराबर होगा, एंड नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा, अब यहां से मैंने ग्रेडियंट को एनालाइज करके दिखा दिया। अब हम देखते हैं कि इसके नीचे का जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो किस चीज के बराबर होना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे।
ये कौन सी शेप है जी? दिस शेप इज एक्चुअली अ ट्राइंगल। एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो हाफ है ना, इस हाफ की सिग्निफिकेंस सिर्फ न्यूमेरिक है, ये नेचर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि बेस पर आपके पास मौजूद है वोल्ट्स और हाइट पर आपके पास मौजूद है चार्ज। यानी ये देखिए ना, यहाँ ये ट्राइंगल बनता है, इसकी जो हाइट है वो चार्ज के बराबर है और जो बेस है वो वोल्ट्स के बराबर है। सो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू क्यू इंटू वी। सो दिस एरिया हियर, आपको अगर याद पड़ता हो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज वाज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पता ये चला कि जो वर्क डन या एनर्जी होती है ना, वो बाय नेचर चार्ज को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करने पर आती है। चार्ज से वोल्टेज को मल्टीप्लाई करने पर एनर्जी या वर्क आता है। सो एरिया निकालते हुए भी असल में आपको चार्ज और वोल्टेज को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ा। दिस इंप्लाइज दैट दिस एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर। सर ये तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडियंट्स नहीं हो रहे? डिफरेंट ग्रेडियंट फिर हम, हाँ वही तो मैंने बताया ना, ऊपर वाला v ओवर q ग्राफ था, उसका ग्रेडियंट 1 ओवर c के बराबर था, जबकि यहाँ पर q और v है तो इसका ग्रेडियंट सिर्फ c के बराबर है। जो वर्क डन बैटरी ने किया है कैपेसिटर को चार्ज करने में, उसको हम ये भी तो कहते हैं ना कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, क्योंकि वर्क डन करके ही तो एनर्जी स्टोर हुई कैपेसिटर के अंदर। दोबारा से ज्वाइन करते हैं जी।